वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। बीपीएससी ट्री क्लास 6 to 8 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है रुक्मणी प्रकाशन से सोशल साइंस के लिए, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 11 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 10 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में डायरेक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर बी। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। महाभिवाद सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे। आपको क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले नंबर पर हो जाएगा आपका फाइयान, दूसरे नंबर पर हो जाएगा हेनसांग और तीसरे नंबर पर हो जाएगा थॉमस रो। फाइयान, हेनसांग एवं थॉमस रो इस क्रम में भारत आए थे। फाइयान 399 में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में चीन से भारत आया था। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, कश्मीर में तथा राजगीर में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगीर में और शासक थे अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, स्थान था वैशाली और शासक थे कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था लगभग 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और शासक थे अशोक। चौथा बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवल कश्मीर में और शासक थे कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक रचनाएं की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो दोस्तों हड़प्पा का एक बंदरगाह हो जाएगा लोथल, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोथल भोगवा नदी किनारे और धोलावीरा लूनी नदी किनारे में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संगमरमर पर पीटवा डूरा या रंगीन पत्थर की जराई का काम डैश के समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां के शासनकाल में। संगमरमर पर पीटवा डूरा या रंगीन पत्थर की जराई का काम शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 79 नंबर, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
दिल्ली सल्तनत में सबसे कम अवधि तक शासन किया था खिलजी वंश ने, ऑप्शन नंबर ए। जबकि सबसे लंबी अवधि तक तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। सन 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध में। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? जो क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था वह हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे के द्वारा। ग्राम भूदान आंदोलन जो कि विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया गया था। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि विनोबा भावे है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था मोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय सेना को ही आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का कमान संभाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे। अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक रेलवे है। भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। बी का मिलान हो जाएगा 1 से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। सी का मिलान हो जाएगा 2 से। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में बॉम्बे में। और डी का मिलान हो जाएगा 5 से। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने 1873 में की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश काउंट में हस्तांतरित कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोची केरल में। वास्को डी गामा का मकबरा कोची केरल में स्थित है। वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत तक समुद्री मार्ग खोजकर 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? तो दोस्तों वह प्रसिद्ध व्यक्ति है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतरी परियोजना प्रसिद्ध है तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है?
भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? आंसर है 5 राज्य। ऑप्शन नंबर ए। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के प्रमुख 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के डैश हिस्से में स्थित है? मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। भारत के केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। मानसून केरल में लगभग 1 जून को अरब सागर तट पर प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर, वन गुरखर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वन गुरखर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। जबकि नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में है, भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है, डांफा अभ्यारण्य मिजोरम में है, तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मार्च समय से कितना आगे है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हिमालय नदी तंत्र की नदियां हो जाएगी गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह देश है भूटान। ऑप्शन नंबर बी। भूटान देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था उच्च उपज देने वाली किस्मों की बीज सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह जंगल हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन नंबर सी। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है उदयपुर को। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए। भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है? तो दोस्तों वह शहर हो जाएगा पुष्कर। ऑप्शन नंबर ए। पुष्कर भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए। जबकि मानस नेशनल पार्क असम में है, घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में, पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, वेदांतल अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं?
जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है 4। ऑप्शन नंबर सी, डाचीग्राम, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान तथा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है अपना प्यारा बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद को। केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को है। संसद को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 231 के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए और किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों वह अधिनियम हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा को भारत से अलग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधानमंडल के प्रति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद है आपका ऑप्शन अनुसार कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है। भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। यह राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों वह आदर्श हो जाएगा राज्य का नीति नियंत्रण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। राजनीति नियंत्रण सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है द्विस्तरीय सरकार। ऑप्शन नंबर बी। द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में 3 स्तरीय शासन प्रणाली है। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश मावलकर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 है संघ की राजभाषा के लिए। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक दर का अर्थ है। तो दोस्तों, बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपये का नोट हस्ताक्षरित होता है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, वह हो जाएगा वैधानिक निगम। ऑप्शन नंबर ए। वैधानिक निगम सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है जिसे संसद के तहत एक विशेष कानून द्वारा पारित करके स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 बैंकों का। 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। अगला प्रश्न है, डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? जो क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है वह है प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र ही भारत के सबसे बड़े आबादी के हिस्से को रोजगार देती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वह केंद्रीय बैंक हो जाएगी नाबार्ड। ऑप्शन नंबर ए। वह केंद्रीय बैंक नाबार्ड है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करती है। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है? तो दोस्तों, वह है वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में वस्तु एवं सेवा कर सबसे बड़ा सुधार हुआ है। जीएसटी के लिए संविधान के 122वें संशोधन पेश किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है रेपो रेट। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह संबंधित है कृषि एवं किसान कल्याण से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा 1 जून 2000 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्योग।
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उद्योग माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, गैर निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गैर निष्पादित संपत्ति शब्द संबंधित है बैंकिंग से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगठित बनाती है? तो दोस्तों वह वित्तीय संस्था हो जाएगी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा है 99%, ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नाबार्ड की स्थापना सी ब्राह्मण समिति की सिफारिश पर की गई थी। थैंक यू।